नमस्कार दोस्तों। तो बात यह है कि 4 तारीख को देश में इलेक्शन का रिजल्ट जारी होता है और उसी 4 तारीख को नीट जैसी मेडिकल की बड़ी परीक्षा का भी रिजल्ट जारी होता है। आप देख रहे होंगे कि इस समय सोशल मीडिया से लेकर के जगह जगह पर नीट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के पक्ष में टीचर से लेकर के न्यूज़ चैनल्स भी आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत सारे आम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। बच्चे परेशान हैं कि किस तरीके से उनके भविष्य के साथ में कितना बड़ा ब्लंडर करा जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपने न्यूज़ नहीं सुनी है अब तक तो मैं बता देता हूं आपको कि नीट की परीक्षा में एक धांधलीबाजी हुई है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं सालों से उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में हुआ कैसे है, कौन सा ऐसा मैथमेटिक लगा दिया गया है, उसमें कैसे नंबर बांटे गए हैं, कैसे रैंक डिसाइड किए गए हैं। दुनिया भर की चीज़ें हैं जो समस्याएं सामने आ रही हैं। 4 तारीख को जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें से 67 यानी 67 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 दे दिया गया और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऐसे नंबर दिए गए जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कुछ बच्चों के साथ 719 नंबर हैं, कुछ बच्चों के 718 नंबर है। जो इस तरह के जो नंबर आए हुए हैं इनको अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ है। हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मान लीजिए कि अगर एग्जाम में 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो 10 बच्चे में से आप टॉपर किसी एक को बनाओगे, टॉपर किसी 2 को बनाओगे या उसमें से 5 को टॉपर बनाओगे। इस कुछ ऐसा ही हुआ इस साल के एग्जाम में कि लगभग 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उन बच्चों में से लगभग 67 बच्चों को टॉपर बना दिया गया, वो भी सेम रैंक पर। रैंक ही नहीं सेम है उनके मार्क्स भी सेम है। मतलब 67 बच्चे ऐसे हैं जिनका 720 में से 720 पूरे मार्क्स आ गए, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। आखिर में अभी डिसाइड कैसे होगा कि कौन से बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त कैसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर किसी बच्चे का रैंक 1 है, किसी बच्चे का रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4 है, तो समझ में आता है कि उनके रैंक के हिसाब से उनके कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाएगा। लेकिन जब एक ही रैंक पर आप 100 बच्चों को 200 बच्चों को अगर आप देखेंगे, अगर 680 नंबर पे, 690 नंबर पे या 700 मार्क्स पे अगर आप देखोगे तो एक मार्क्स पे लगभग 50-50, 100-100, 200 बच्चे हैं। अब उनको कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से कॉलेज में उनको कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। दूसरी बात, जिस तरीके से एनटीए ने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे मान लो कि इस बार के जो एग्जाम में था, इस बार के नीट के एग्जाम में कुल क्वेश्चन जो थे उन क्वेश्चंस का जो टोटल मार्क्स हो रहा था वो 720 हो रहा था और कुल क्वेश्चन थे 180। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलता है सही करने का 4 मार्क्स और अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 1 नंबर आपका कट जाता है उसमें। तो अगर आपने 180 में से 180 पूरे क्वेश्चन सही किया हुआ है तो 180 इंटू 4 करेंगे जब आपका 720 आ जाएगा। अगर वहीं पे अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 4 नंबर तो गए, वो तो मिलना नहीं है वो, लेकिन 1 नंबर आपकी और कट जाएंगे गलती करने के। मतलब कि 180 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके कम से कम 5 नंबर तो गए काम से। इसका मतलब क्या है कि अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 720 की जगह पे 715 नंबर मिलने चाहिए एक क्वेश्चन की गलती पर। अब आप जरा खुद ही सोच के बताइए कि अगर किसी बच्चे के 718 नंबर हैं, ये किस हिसाब से नंबर आए होंगे? या तो 720 हो सकते थे, पूरे पूरे सही हो सकते थे, या फिर वो 715 हो सकते थे, लेकिन 718 और 719 होने का कोई मतलब नहीं है। अब एनटीए यहाँ पर अपना क्लैरिफिकेशन देता है आकर के कि भाई जिन बच्चों को कम टाइम मिले थे उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने जो ग्रेस मार्क्स दिया है, जो 719, 718 जो 1-2 नंबर का आपने ग्रेस दिया है, उसका हिसाब किताब क्या है? आखिर उसका आधार क्या है कि कैसे आपने उनको ग्रेस दिया हुआ है? आपको टाइम कैसे पता था कि जब पेपर ऑफलाइन था तो किस हिसाब से टाइम का मेजरमेंट चल रहा था? और जिन बच्चों को आपने ग्रेस दिया है क्या बस उन्हीं बच्चों को ग्रेस दिया था, बाकी और भी बच्चों को ग्रेस अगर दिया है? ऐसे कितने सारे बच्चे जिनको ग्रेस दिया है? अगर ग्रेस दिया भी है तो कितने मार्क्स का ग्रेस दिया गया है? उसके पहले उनके मार्क्स कितने हुआ करते थे? आपने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया, बट जस्ट आपने अपने वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमने ये किया, वो किया, वो किया। आखिर में चल क्या रहा है? अगर कोई नियम कानून है या नहीं है? बच्चों, सारे टीचर्स
इस बात को लेकर के आपके पक्ष में, बच्चों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। और ये वीडियो आप लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि इसके पक्ष में बोलें, आवाज़ उठाएं। या तो पेपर फिर से हो, या तो मैटर कोर्ट में जाए, वहाँ जाकर के कोई पकड़ डिसीजन आए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई धांधलीबाजी हुई है, कहीं पर कोई लापरवाही हुई है, बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। भाई उन बच्चों की क्या गलती है जो रात दिन मेहनत करते हैं, एक एक साल मेहनत करते हैं, दो दो तीन तीन साल मेहनत करते हैं। किसी बच्चे की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं अच्छी है, उसके बावजूद उनकी फैमिली वाले कैसे उनकी तैयारी में सपोर्ट करते हैं, कैसे उनकी मदद करते हैं, और आप इस तरह से खिलवाड़ करते हैं उनके भविष्य के साथ में। ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये गलतियां रुकने वाली नहीं हैं। हर बार ना कोई सरकार एक्शन लेने वाली है, पीछे भी ऐसा होता आया है। जब जब पेपर लीक का मामला हुआ है, जब तक कोई धोखाधड़ी हुई है, जब तक आम जनता ने, जब तक आपने, हमने, सबने मिल करके आवाज़ नहीं उठाया है, तब तक सरकार का भी ध्यान इधर नहीं आया है। और बड़े पदों पर बैठे अधिकारी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं कि उनकी नज़र नहीं पड़ रही है, या जानना नहीं चाहते हैं, या वही सब कुछ खेल कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इस पर जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैम है मेडिकल के फील्ड का। अगर जांच में कुछ ऐसा साबित होता है कि ये स्कैम है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम साबित होगा बच्चों। या मेरे दोस्तों, अगर आप पढ़ने वाले हैं, या आप पेरेंट्स हैं, या आप कोई नहीं है, बस एक आम आदमी की तरीके से वीडियो देख रहे हैं, कोई बड़े भाई बहन जैसे भी हों, वीडियो को लाइक करके लोगों को भेजें, या खुद भी आवाज़ उठाएं, कमेंट करें, खुद भी बोलें, खुद भी वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डालें, सोशल मीडिया पे डालें, अपना स्टेटस लगाएं उन बच्चों के पक्ष में। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। हम जब हमारी समस्या होती तब तो हम बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों की समस्या होती तब हम नहीं बोलते, और यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। तो मैं तो एक टीचर हूं, और मेरा तो ये हक है, मैं बच्चों के लिए लड़ूंगा, बोलूंगा भी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और बच्चों के भविष्य के लिए एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।